अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। और वो लोग जो मुझे कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे थे कि मैं स्टोरीज़ अपलोड क्यों नहीं कर रहा, तो मैंने 2-3 दिन का गैप दिया था। मैं उनसे माजरत चाहता हूँ और आज से दोबारा से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी स्टोरीज़ का आगाज़। तो जिन लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। तो गाइस, अब चलते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। और जो आज की पहली स्टोरी है ये हमें जमाली साहब ने भेजी है। जमाली साहब बताते हैं कि इनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है वो बलूचिस्तान का एक बहुत मशहूर शहर है सिब्बी। उससे तकरीबन 40 किलोमीटर दूर कोई एक विलेज मौजूद है, ये वहाँ पे रहा करते हैं। ये बताते हैं कि 2003-04 में जब ये छोटे से थे तो अक्सर ऐसा हुआ करता था कि अपने गांव से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत पे एक और गांव था, वहाँ पे इनकी नानी रहा करती थी। तो ये जून जुलाई की छुट्टियों में ख़ास तौर पे ये वहाँ पे जाया करते थे। और ना सिर्फ ये जाते थे बल्कि इनके जो दीगर बहन भाई भी थे वो भी जाया करते थे। इसी तरह इनकी दीगर खालाओं के, इनके मामुओं के बेटे नाना नानी के घर में आया करते थे। जैसे नॉर्मली हुआ करता है गाँव के अंदर कि समर वेकेशंस में ज़्यादातर लोग अपनी नानी के घर में जमा हुआ करते हैं। ये बताते हैं कि इसी तरह 2003-04 में ये अपनी नानी के घर गए हुए थे और सर्दियों के दिन चल रहे थे, यानी कि जनवरी और दिसंबर का टाइम था। और इनकी आदत थी कि रात में जब भी ये खाना वगैरह खाते थे तो खाना खाने के बाद ये वॉक पे निकला करते थे। अब इनकी ये जो आदत थी बड़ी पुख्ता आदत थी और गांव जाने के बाद यानी अपनी नानी के घर में भी इन्होंने अपनी इस आदत को तर्क नहीं किया। ये बताते हैं कि इसी तरह रात का टाइम था और रात के तकरीबन 6-7 बजे हम लोगों ने खाना खाया। शदीद सर्दी चल रही थी और मैं चाह रहा था कि मेरे साथ मेरा कोई एक कज़न चले तो हम ज़रा वॉक करके आ जाएं, 2-3 किलोमीटर गांव के अंदर घूमते रहें या खेतों में निकल जाएं, या ये जो रोड है जो हाईवे की तरफ जाता है उस तरफ चले जाएं। खैर, इनके जो भी कज़न्स थे सब ने बारी बारी इनकार कर दिया। अब ये अकेले मौजूद थे, इनकी आदत बड़ी पुख्ता थी और इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई नहीं भी जाएगा तो मैं तकरीबन 3-4 किलोमीटर की वॉक करके वापस आ जाऊंगा। ये बताते हैं कि मैं वॉक करते करते खेतों से होता हुआ रोड की तरफ आ गया। अब ये जो रोड था ये सीधा हाईवे की तरफ जाया करता था और इसके दोनों अतराफ में बहुत सारी झाड़ियाँ या खेत मौजूद थे। ये बताते हैं कि आज के दौर में भी वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग का या लाइटनिंग का इंतज़ाम नहीं है। और जब का ये वाक़या बता रहे हैं 2003 या 4 का, तो उस वक्त ये बताते हैं कि वहाँ पे नॉर्मली लाइट हुआ ही नहीं करती थी। इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स थी, वो जगह जगह मौजूद नहीं थी। और ख़ास तौर पे ये जो एरिया था जहाँ से ये गुज़र रहे थे ये मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ था। ये बताते हैं कि शुरू से ही मैं जो हूँ वो एक मजबूत आसाब का मालिक हूँ और नॉर्मली मैं इतनी जल्दी किसी भी चीज़ से या इस तरह के मामला से नहीं डरा करता। और मेरी आदत है कि जब भी मैं वॉक पे जाता हूँ तो अपने पास मोबाइल रखता हूँ या कम से कम एक टॉर्च रखता हूँ, क्योंकि हमारा जो एरिया है या जो हमारा गांव है वहाँ पे भी आमतौर पे रात में अंधेरा हुआ करता है। खैर, किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि मैं उसी रोड पे जो हाईवे की तरफ जाता है मैं चल रहा था और मेरा इरादा यही था कि तकरीबन 15-20 मिनट चलूँगा मज़ीद आगे और वापस मुड़ जाऊँगा और फिर अपने गाँव में जो नानी का घर है उस तरफ चला जाऊँगा। ये बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आगे बढ़ रहा था, टॉर्च मेरे पास मौजूद थी जो मैं इधर उधर मार रहा था, तो मैंने ये देखा कि जहाँ पे मैं चल रहा हूँ यानी जिस रास्ते पे, जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ उसी रोड पे आगे की तरफ कोई और भी है जो चल रहा है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो भी हाईवे की तरफ या मज़ीद आगे की तरफ जा रहा है। अब मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता करके फॉलो कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे तेज़ चल रहा हूँ और मुझे यकीन था कि अगर मैं इसी स्पीड से चलता रहा तो कुछ मिनट के बाद मैं उसके बराबर आ जाऊँगा या उसके करीब पहुँच जाऊँगा, या हो सकता है मैं उससे आगे निकल जाऊँ। खैर, ऐसे ही हुआ कि मैं उसी स्पीड से चलता रहा और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे पता चल रहा था कि आगे जो चल रहा है वो कोई मर्द नहीं है बल्कि वो कोई औरत है जो कि बहुत लंबी है, तकरीबन 7-7.5 फीट की औरत है और वो आगे की तरफ बढ़ रही है
उसने सब्ज़ कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और जैसे आम तौर पे गांव की औरतें चला करती हैं कि उनके पास एक मटका या इस तरह की चीज़ कोई मौजूद होती है, तो लग रहा है कि किसी गांव की ही औरत है और ये आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मैं जिस गांव में या जिस जगह रहा करता था, इवन के जहां मैं आया हुआ था, जो नानी का घर था, ये बड़े कंजर्वेटिव लोग थे। इस इलाके में, इस गांव में इतनी रात में किसी औरत का अकेले निकलना पॉसिबल नहीं था। मैं बुनियादी तौर पे शरीफ तबीयत का मालिक था, लिहाजा मैं काफ़ी देर तक उसके पीछे चलता रहा, और जब मैं तकरीबन उसके बराबर आ गया तो मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैंने एकदम से चीख के उसको पुकारा या उससे पूछा कि यह लड़की, तुम कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो, और तुम इतनी रात में हाईवे की तरफ क्यों बढ़ रही हो। अब जब मैंने ऐसे कहा तो वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी, उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। वो वैसे ही चलती रही जैसे वो चल रही थी, और जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी तौहीन हो चुकी है। मैंने उसको दोबारा से पुकारा, और जब मैंने उसको दोबारा पुकारा तो वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी, जो कि बहुत लंबी थी, बहुत टॉल थी, वो एक लम्हे के लिए रुकी, और बज़ाहिर ऐसा लगा कि वो रुक के मुझे रिप्लाई करेगी या रिस्पॉन्स करेगी। जब वो रुकी तो मैं भी रुक गया। अब मैं वेट कर रहा था कि वो मुड़ेगी और मुझे मेरी बात का जवाब देगी। ये बताते हैं कि मैं कुछ सेकंड्स तक खड़ा रहा, वो भी वैसी खड़ी रही, लेकिन उसने पलट के नहीं देखा और दोबारा से उसने आगे चलना शुरू कर दिया। अब जब उसने दूसरी दफ़ा ऐसा किया तो मुझे बहुत अजीब लगा और मुझे गुस्सा आने लगा। अब मेरी ज़िद थी कि मैं इसके बारे में जानूं या इसको देखूं या इसको रोकूं। लिहाजा मैंने तीसरी दफ़ा आवाज़ लगाई, और जब मैंने तीसरी दफ़ा आवाज़ लगाई तो वो एकदम से रुकी, और ना सिर्फ रुकी बल्कि वो एकदम से पलटी। और जैसे ही वो पलटी तो मेरे जो टॉर्च की रोशनी थी वो उसके ऐन मुंह पे मौजूद थी। मैंने देखा कि वो जो औरत है, जो तकरीबन 7 फीट लंबी है, उसका जो चेहरा है ऐसा लग रहा है झुलसा हुआ चेहरा है, और उसके चेहरे को देख के बज़ाहिर अंदाज़ा होता है कि शायद गए वक्तों में इसके चेहरे के साथ कोई हादसा पेश आया था। बहरहाल उसका जो चेहरा था बहुत खौफनाक चेहरा था, और देखते ही देखते उसने मुस्कुराना शुरू किया। अब कोई भी औरत, कोई भी लड़की जो इतनी खौफनाक शक्ल की मालिक हो, वो एकदम से पलटे और पलट के आपको देखे और मुस्कुराना शुरू कर दे, तो आपकी समझ में नहीं आता कि क्या रिस्पॉन्स करें। जब वो मुस्कुरा रही थी तब तक उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन कुछ सेकंड्स खामोश रहने के बाद या चुप रहने के बाद उसने एकदम से गुस्से से मुझे देखना शुरू किया। और जैसे ही उसने मुझे गुस्से से देखना शुरू किया तो देखते ही देखते उसकी जो आंखें थीं, जो बज़ाहिर नॉर्मल औरत की तरह आंखें थीं, वो लाल शोलों में या लाल अंगारों में तब्दील हो गईं। और जैसे ही उसकी आंखें लाल शोलों में या लाल अंगारों में तब्दील हुईं तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो मेरे सामने मौजूद है, ये जो औरत है, ये जो लड़की है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि ये गैर मरी मखलूक है। और जैसे ही मुझे एहसास हुआ मैं फ़ौरन से पलटा, और जैसे ही मैं पलटा मैं जितना तेज़ हो सकता था वापस भागा। और जब मैं भाग रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये बताते जैसे तैसे करते, भागता गिरता पड़ता मैं अपनी नानी के घर पहुंचा, और जब मैं अपनी नानी के घर पहुंचा तो उनके गेट पे पहुंच के ही मैं बेहोश हो गया। ये बताते हैं कि जब मुझे होश आया तो तकरीबन 6 से 8 घंटे गुजर चुके थे, और मेरे अतराफ़ में मेरे कज़न, मेरी वालदा, मेरे मामू, बहुत सारे लोग मौजूद थे, और सब के सब परेशान थे कि मुझे हुआ क्या है, क्योंकि इनके मुताबिक इनको ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई थी जो कि मेरी थी। और जब इन्होंने मुझे तलाश करना शुरू किया तो मैं घर के बाहर जो गेट मौजूद है वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। ये बताते हैं कि जब मुझे होश आया तो मुझे शदीद बुखार हो रहा था, मुझ पे कपकपी तारी थी, मेरी हालत गैर हो चुकी थी, और मेरे मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। ये बताते हैं कि जैसे तैसे मैंने अपने मामू को, अपने घर वालों को सारा का सारा वाक़या बताया, और मुझे 2 से 3 दिन तक शदीद बुखार रहा। इस दौरानिए में गांव के अंदर एक हाजी साहब मौजूद थे, उनको बुलाया गया, उन्होंने आके मुझ पर दम दुरूद किया, तब जाके मेरी हालत बेहतर हुई। और जब मेरी हालत बेहतर हुई तो मेरे मामू ने, उन हाजी साहब ने बहुत सारे वाक़यात भी शेयर किए। उन्होंने बताया कि इस गांव में, ख़ास तौर पे इस रास्ते पे, जिस रास्ते पे तुम जा रहे थे, यहाँ पे अक्सर एक औरत है जो नज़र आती है, जो बिल्कुल वैसे ही होती है, यानी कि 7 साढ़े 7 फीट की होती है। उसने सब्ज़ कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, और वो बहुत सारे लोगों को नज़र आ चुकी है। ये बताते हैं कि उसके बारे में आज भी हमारे गांव में ये मिथ मौजूद है कि वो बेसिकली एक छलावा है या शेप शिफ्टर है।
अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये भी इत्तेफाक से एक गांव की स्टोरी है और ये हमें अमित साहब ने भेजी थी। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो इंडिया से है और इंडिया के एक बहुत पुराने कदीम गांव में रहा करते हैं। अमित साहब बताते हैं कि ये जो वाक़या है वो इनको इनके फ़ादर ने सुनाया था और इनके फ़ादर को उनके फ़ादर ने यानी अमित के दादा ने सुनाया था। हम कोशिश करेंगे कि ये जो वाक़या है या ये जो किस्सा है वो अमित के दादा की ही ज़बान में सुना सकें ताकि आपको और हमें समझने में आसानी हो सके। अमित के दादा बताते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सेटअप था गांव के अंदर और बहुत बड़ी खेती थी, यानी कि जो इनकी गुज़रो औकात थी या इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो एग्रीकल्चर थी। ये उस गांव के अंदर बहुत सारी ज़मीनों के मालिक थे, इनके बहुत सारे खेत थे, वहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्शन होती थी, बहुत सारी चीज़ें पैदा की जाती थी और इन चीज़ों को सेल करके ये लोग अपने पूरे साल का खर्चा निकाला करते थे। अब गांव के अंदर जिन लोगों की फसलें होती हैं या जिन लोगों के खेत होते हैं या जिनकी फसल लगी हुई होती है तो वो आम तौर पे उसकी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करते हैं और इनकी हिफाजत के ज़मरे में एक तो ये होता है कि आपको इन खेतों को या उस प्रोडक्शन को जानवरों से बचाना होता है और जानवरों के साथ साथ चोरी से बचाना होता है। और इन दोनों बातों के अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि रात में खेतों को पानी देना होता है। अब ये जो पानी देने की ज़िम्मेदारी होती है या रखवाली की ज़िम्मेदारी होती है वो आम तौर पे अगर बहुत सारे भाई हैं तो सब भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या आपस में तय कर लिया जाता है कि एक दिन आप जाओगे, एक दिन वो जाएगा, एक दिन मैं जाऊंगा। तो ऐसे ही इनके जो फादर थे उन्होंने इनकी ज़िम्मेदारी लगाई थी कि हफ्ते के दिन और पीर के दिन यानी 2 दिन हफ्ते में आपने पूरी रात खेतों में गुजारनी है। उसका मकसद उन खेतों की हिफाजत है, वहाँ पे पानी की फरहमी है और हर किस्म के नुकसान से बचना है। ये बताते हैं कि सर्दियों की एक रात थी और इनकी जो जिम्मेदारी थी वो लगाई गई थी, लिहाजा ये खेतों में मौजूद थे। आम तौर पे उस दौर में गांव के जो लोग थे वो 7 बजे या 8 बजे सो जाया करते थे और जितनी भी चोरी या खेतों को नुकसानात या जानवरों का हमला जो होता था वो रात में हुआ करता था। पुराना दौर था, इनके पास किसी घड़ी वगैरह का इंतज़ाम नहीं था। ये चाँद को देख के या अंदाजे से पता लगाया करते थे कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है या क्या बज रहा है। इनके मुताबिक रात के तकरीबन 11 या 12 बजे का टाइम था। ये खेतों के दरमियान मौजूद थे, चारों तरफ खेत थे, इनका जो बीच में पलंग है वो मौजूद था। ये उस पलंग पे लेटे हुए थे, इनके पास एक लाठी मौजूद थी और ये इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ देर बाद उठ के खेतों में पानी डालना है और पानी डालने के बाद दोबारा इनकी हिफाजत करनी है और जैसे ही सूरज निकलेगा या सुबह हो जाएगी मैं वापस अपने घर में चले आऊँगा और फिर अगले दिन जिसकी ज़िम्मेदारी है वो आएगा। खैर, ये बताते हैं कि मैं बीच खेतों में मौजूद था, पलंग पे लेटा हुआ था, नींद मुझे नहीं आ रही थी कि कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी के गाना गाने की या गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही हैं। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो वाकई में ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही सुरीली आवाज़ में, किसी महसूर कुन आवाज़ में गुनगुना रहा है और वो बहुत ही करीब मौजूद है। अब जैसे जैसे ये आवाज़ बढ़ती चली गई वैसे वैसे मैंने गौर करना शुरू किया और जब मैंने गौर किया तो ऐसा लगा कि ये जो सुरीली आवाज़ है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये किसी औरत की या किसी लड़की की आवाज़ है। अब ये बताते हैं कि जब मुसलसल आवाज़ बढ़ती चली गई तो मेरा तजस्सुस बढ़ता चला गया, क्योंकि आम तौर पे गांव के अंदर इतनी रात में उस दौर में आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई औरत या कोई लड़की खेतों में आ जाएगी और ना सिर्फ आ जाएगी बल्कि गुनगुनाना शुरू कर देगी। काफ़ी देर तक मैं उसको ऑब्ज़र्व करता रहा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस आवाज़ को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ कि कौन मौजूद है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई दुश्मन हो या कोई साजिश हो। ये बताते हैं कि जब मैंने उस आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया तो कभी ऐसा लगता कि ये जो आवाज़ आ रही है ये मेरे बैक साइड से आ रही है। जब मैं बैक साइड पे जाता तो ऐसा लगता कि पलंग के पास कोई खड़ा हुआ है, वो गाना गा रहा है या गुनगुना रहा है। और जब मैं पलंग के पास पहुंचता तो ऐसा लगता कि राइट साइड से आ रही है। जब मैं राइट साइड पे जाता तो ऐसा लगता कि लेफ़्ट साइड से आ रही है। गर्ज़ के 15-20 मिनट तक मैं मुसलसल फॉलो करता रहा और ये इस कदर सुरीली आवाज़ थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि जो भी गुनगुना रहा है या जो भी गा रहा है वो गाते रहे या गुनगुनाते रहे और मैं सुकून से इसको सुनता रहूं। ये बताते हैं कि काफ़ी देर कोशिश के बावजूद मुझे पता नहीं चला कि आखिर कौन है जो गा रहा है या गुनगुना रहा है। अब जब मैं थक हार गया तो मैंने सोचा कि वापस पलंग पे आके बैठ जाता हूँ और जब मैं पलंग पे आके बैठा तो ऐसा लगा जैसे कि वो जो आवाज़ थी वो एकदम से आना बंद हो गई है।
खैर, मैं अपने आप को समझाने लगा कि हो सकता है कि मेरा वहम हो या मुझे ऐसा लग रहा हो, या ये भी हो सकता है कि गांव में किसी के घर में शादी हो रही हो और ये आवाज़ें वहाँ से आ रही हो। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा जो गांव है वो बहुत छोटा सा गांव है और जितने भी लोग हैं मैं सबको जानता हूँ। और आजकल ख़ास तौर पे आज के दिन ना किसी की शादी थी, ना कोई इस तरह का प्रोग्राम था वहाँ पे। खैर, मैं दोबारा लेट गया और मैं इंतज़ार कर रहा था कि पानी कब आए, मैं पानी वगैरह डालूँ, उसके बाद जो भी मेरा काम है वो मुकम्मल करूँ, कि मुझे इसी दौरानिए में दोबारा से किसी के गुनगुनाने की या गाना गाने की आवाज़ आना शुरू हुई। और अब जो आवाज़ आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही करीब से आवाज़ आ रही है। और जब मैंने अब इस आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया तो मैंने देखा कि सीधे हाथ पे जो आम का दरख्त मौजूद है, ये आवाज़ उधर से आ रही है। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि आम के दरख्त के पीछे कोई खड़ा हुआ हो, कोई लड़की मौजूद हो जो गाना गा रही हो या गुनगुना रही हो। और जैसे ही मैं उस आम के दरख्त के करीब पहुंचा तो वहाँ पे आवाज़ आना बंद हो गई। जब आवाज़ आना बंद हुई तो मैंने आम के पेड़ के पीछे झांका, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अब मैं परेशान होने लगा क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था ये आवाज़ इस आम के पेड़ के पास से आ रही थी या इसके पीछे से आ रही थी। कुछ देर मैं वहाँ खड़ा रहा और मैं परेशान होने लगा, सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ये बताते हैं कि अभी कुछ सेकंड्स ही गुजरे थे, ऐसा लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। और जब मैंने अपने नाम सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि इतनी रात में, इस वीराने में, इस अंधेरे में कौन है जो मुझे नाम से पुकार रहा है। और ये जो आवाज़ थी ये किसी औरत की या किसी लड़की की आवाज़ थी। ये बताते हैं कि जब मैंने गौर करना शुरू किया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है तो इसी दौरानिए में दोबारा से किसी ने मेरा नाम पुकारा। और जब दोबारा से किसी ने मेरा नाम पुकारा तो ऐसा लगा कि ये जो पेड़ है जिसके नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके ऊपर से आवाज़ आ रही है। ये बताते हैं कि जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने फ़ौरन से ऊपर देखा। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एक औरत है जिसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो जो आम का दरख्त है उसकी एक शाख के ऊपर बैठी हुई है और मुझे देख के इशारा कर रही है। ये बताते हैं कि जब मैंने ये देखा तो मेरी हालत गैर हो गई। मैं शदीद खौफ का शिकार हो गया और मैं सोचने लगा कि रात के इस पहर में, जब अंदाज़न 2 या 3 बजे का टाइम हो रहा है, ये औरत यहाँ पे कैसे आ सकती है, और अगर आ भी गई है तो इस पेड़ के ऊपर कैसे बैठ सकती है। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि एकदम से वो जो औरत थी या वो जो भी मखलूक थी वो हवा में फ़्लोट करती हुई आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आना शुरू हुई। और जैसे ही उसने हवा में फ़्लोट करना शुरू किया तो ये बताते हैं कि मैं जिस कदर तेज़ भाग सकता था वहाँ से भागा और जैसे तैसे गिरता पड़ता अपने पलंग के पास पहुँचा। मुझे यकीन हो चला था कि मेरे पीछे जो मखलूक लगी है या जो औरत है वो एक चुड़ैल है या वो इस तरह की मखलूक है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं अपने पलंग के पास आके रुका तो दोबारा से मुझे किसी के गुनगुनाने की या गाना गाने की आवाज़ आने लगी। और मुझे अब महसूस होने लगा कि वही औरत जो मैंने अभी पेड़ के ऊपर देखी थी, जो हवा में फ़्लोट करती हुई मेरे पीछे आई थी, गालिबन वही मेरे पीछे यहाँ तक आ गई है। और ऐसा ही हुआ कि कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वो खेतों में से निकलती हुई एकदम मेरे सामने आ गई। उसके जो पैर थे वो ज़मीन से उठे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो हवा में फ़्लोट कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे करीब बढ़ रही है। ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी वैसे वैसे मेरे औसान ख़त्म होते चले आ रहे थे। और जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई तो ऐसा लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। मैंने एक ज़ोर से चीख मारी और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। ये बताते हैं कि जब मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे गिर्द मेरे जो पेरेंट्स थे या मेरे जो भाई वगैरह थे वो मौजूद थे और उन्होंने मुझे बताया कि मैं तकरीबन 36 से 38 घंटे बाद होश में आया हूँ। उन्होंने बताया कि सुबह जब हम लोग वहाँ पे आए तो तुम यहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे। ये बताते हैं कि उसके बाद से मेरे पेरेंट्स ने भी एहतियात की और मैंने भी तौबा कर ली थी कि ख़ास तौर पे रात के टाइम में इस तरह की ड्यूटी अंजाम नहीं दूंगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने आपको शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सबकी सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।